नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपका जो 5वां चैप्टर है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जा कर के आप जो है पार्ट 1 वीडियो जा कर के देख ले, जिससे आपको जो है पार्ट 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जो बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। और इस वीडियो को बिना किसी स्किप के जो है पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो है ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर जो पार्ट 1 करा था तो उसमें हमने ये दलित हो गया, उसके बाद उन कैसे जनजाति जातियों के साथ शोषण होता था पहले, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ लिया था। अब आज जो हम आपके लिए लेकर गए हैं उसमें हम आपको जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए सरकार द्वारा जो राज्य द्वारा जो उठाए गए कदम है उसके बारे में हम जानेंगे कि जनजाति जाति जो होते हैं उनके क्या होता था, भेदभाव होता था उनके साथ। तो उसे भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसे हम अब जो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण। अब उन्हें क्या हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो है जनजाति अनुसूचित जाति हो गई, इन सबको क्या मिल गया, आरक्षण मिल गया। वो भी अब चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया गया, लगभग 33% का इनको क्या है सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है कि उनके लिए जो है नौकरी के सीट जो है आरक्षित कर दी गई है कि इनको जो है कम से कम मान लीजिए 100 वैकेंसी आती है तो 33 वैकेंसी जो है लगभग जो आपको अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी इन सब चीज़ों कैटेगरी को जो है दिया जाएगा। उसके बाद आपका अगला है तीसरा, अस्पृश्यता अपराध। 1955 में एक नियम आया था जिसके बाद क्या कर दिया गया कि अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ जो है छुआछूत जैसा जो है कर्म नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा है 1950 का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम कि ये जो है 1850 में एक नियम आया अधिनियम कि जाति नियोग्यता की ज़रूरी नहीं है किसी का जात, मतलब वो अपना जात भी जो है ख़त्म जो है वो कर सकता है और किसी की भी जात जो है अपना सकता है। वो सब चीज़ें जो है इस वाले में दिया गया था। उसके बाद अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन 1989 में फिर वही सेम कानून एक 1989 में भी आया। उसके बाद उच्च शैक्षिक संस्थानों में 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया शैक्षिक संस्थान में। उसके बाद अनुच्छेद 17, ये तो हम सब जो जानते ही हैं, अस्पृश्यता का अंत व दंड का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। उसके बाद आपका गैर सरकारी प्रयास भी है कुछ, मतलब ये जो है सरकार के अंडर नहीं थे, ये समाज सुधारक जो कुछ थे लोग उनके द्वारा जो है कदम उठाए गए। तो उसके बाद जैसे स्वाधीनता के पूर्व मतलब आज़ादी के पहले ज्योतिबा फूले पेरियार हो गए, उसके बाद सैयद अहमद खान हो गए, अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, इन सब के क्या है महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति, ये इन सब ने क्या करा था, इन सब चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया। उसका तीसरा विभिन्न भाषाओं के साहित्य में योगदान। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है मतलब यही सब चीज़ें जो है मतलब गैर सरकारी में आपके ये सब आ जाएंगे जो कि समाज से जो है मिल करके जो है इसे ख़त्म करने की जो है प्रयास किया गया था। उसके बाद आपका अगला है समाज सुधारक कार्यक्रम। जो अब ये जो किया गया था सुधार, तो वो किस कार्यक्रम के द्वारा जो किया गया, तो एक सत्यशोधक समाज थे उनके द्वारा किया गया जिसके संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। तो ये तीन जो है आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक जो है परीक्षा में आते ही रहता है बार बार, तो इसको जो है ज़रूरी याद कर लें। उसके बाद आपका आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है आपका ओबीसी। ओबीसी से यहाँ पर जो है आपका बताया गया ओबीसी। अब देखते हैं इसमें क्या है, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल है। अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन से लोग आते हैं, जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको हम सब क्या कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। इन वर्गों की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते और ना ही निम्न जाति में। तो ये जो वर्ग है ये क्या है, मीडियम लेवल वाले, ये ना तो उच्च जाति में आते और ना ही निम्न जाति में आते हैं। तो अब ये पिछड़े हुए इनका कारण क्या है, ये शिक्षा से दूर है, संस्कृति से दूर है, समाज से जुड़े हुए नहीं है। इन सब के कारण अगर ये सब 3-4 चीज़ें इन सब पे आ जाती है तो ये भी जो है ऊपर अपने आप को उठा सकती है। उसके बाद आपका है अगला काका कालेलकर। अब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो अब क्या हुआ, इसके मतलब सुधार करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ सबसे पहले, जो मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 1953 में सरकार को सौंप दी। इसके बारे में आप जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है और विस्तार से
पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो आपको थोड़ा थोड़ा दिया गया है। अब फिर क्या हुआ, 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आया। ये वाला जो है विफल हो गया, तो फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या फिर बीपी मंडल आयोग भी इसे कहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, गठित किया फिर दोबारा। फिर आज अन्य पिछड़े वर्ग के बीच भारी विषमता देखने को मिलती है। एक और तो ओबीसी का यह वर्ग धनी किसान है और दूसरी ओर गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा दूसरा वर्ग है, जिसे आजकल क्रीमी लेयर या फिर मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, तो ये सब चीज़ें जो आपको ज़्यादातर जो है ये दोनों जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है आपका भारत में जनजातियों का जीवन कैसे है। तो भारत में जो जनजाति रहते हैं उनका जीवन कैसे है। भारतीय संविधान के अनुसार निर्धनता, शक्तिहीनता, सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो वही है ना, शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति नहीं है, समाज से जो दूर है, उसका निर्धन है, तो उसे हम सब क्या कहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजातियों को प्रायः वनवासी या आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। तो जनजाति का अन्य दूसरे नाम जो है पेपर में आ जाता है, तो उन्हें जो है अन्य वनवासी आदिवासी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आंतरिक उपनिवेशवाद में उनकी क्या स्थिति थी वो देखते हैं कि जब उपनिवेशवाद थे हम, तो उस समय क्या था, आदिवासी समाज ने प्रगति के नाम पर आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना किया। भारत सरकार ने वनों का दोहन किया, खदान कारखाने बांध बनाने पर उनकी ज़मीन पर अधिग्रहण किया और उनका पलायन हुआ। अब उपनिवेशवाद आया, जिसके बाद क्या हुआ, कारखाने खुले, उनके वनों को काट दिया गया, उन्हें जला दिया गया, वनों को बांध बनाए गए, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी ज़मीन छीन ली गई। अब ज़मीन छीन गई तो क्या होगी, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ गया। तो ये सब चीज़ें जो है भारत में जनजातियों के जीवन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आदिवासी की समस्या से जुड़े प्रमुख मुद्दे। अब उनको क्या समस्या थी, राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन। अब नीति जो बनी थी, जो ये काटे जा रहे थे पेड़ पौधे, इसके कारण क्या हो रहा था, इनका विस्थापन हो रहा था। तो ये कह रहे थे जो इस विस्थापन को रोको। आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण की नीति लाई। आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन। तो ये सब चीज़ें जो आपको देखने को इसमें मिली थी। स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्थिति के लिए 19वीं सदी में सुधार आंदोलन। अब स्त्रियों के अधिकार जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, सुधार आंदोलन जो है किए गए। तो स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है, न कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसमें ये कहा कि पहले तो इन्होंने अपने विचार दिए कि ये स्त्री जो है, स्त्री पुरुष जो यहाँ पर समानता दिखाया जा रहा है, ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है, सामाजिक है। समाज के जो है लोगों के दिमाग से जो है ये सब चीज़ें हो रहा है। अगर ऐसा होता, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक होता, तो महिलाएं तो कभी भी कहीं भी शीर्ष स्थान पर पहुंचती। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर कहा गया था। दुनिया या देश में ऐसे समाज है जहाँ परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर क्या महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है, जैसे केरल के नायर परिवार में, मेघालय की खासी जनजाति है ना, यहाँ पर क्या है, महिला का यहाँ पर सत्ता चलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखने को मिलती है। उसके बाद स्त्री पुरुष के बीच असमानता निर्धारण में जैविक, प्राकृतिक या शारीरिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, जो है ये जो है समाज के, मतलब कुछ कुल मिला के यही कहा है, जो समाज के जो है मानसिक खुद जो है लोग ये सब नियम कानून जो बनाते हैं, ये सब चीज़ जो है प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का क्या है, समर्थन किया। राजा राम मोहन राय जो आए थे, इन्होंने क्या कहा, जो सती प्रथा जो है ये गलत है, बाल विवाह जो है गलत है। उन्होंने क्या कहा, जो अगर मान लीजिए कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका क्या है, दोबारा विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगले बार। अगला है ज्योतिबा फुले ने जाति और लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। फिर ज्योतिबा फुले है, इन्होंने क्या करा, जो जाति पर जो है भेदभाव जो होता था इनको ख़त्म करने के लिए जो इसका विरोध किया। उसके बाद लैंगिक अत्याचार, जो महिलाओं के जो है उत्पीड़न होता था, उसका क्या है, इन्होंने विरोध किया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान आए, जो इस्लाम धर्म के थे। इन्होंने क्या करा, समाज सुधार के लड़कियों के स्कूल और कॉलेज खोले। इन्होंने क्या करा, मतलब देख रहे थे ये जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जा रही, तो उनके लिए क्या करा, इन्होंने सिर्फ जो है लड़कियों के लिए जो है स्कूल हो गए, कॉलेज, इन सब चीज़ों को जो खोला उन्होंने। उसके बाद अगला है दयाराम सरस्वती आए, जिन्होंने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया। इन्होंने भी क्या करा, शिक्षा में योगदान दिया था, दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद रानाडे आती है, उन्होंने विधवा विवाह पुनर्विवाह पर जोड़ दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा जो विधवा विवाह हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की, उसका पति मर जाता था, तो क्या करते थे, जो उस लड़की का जो है, उन्होंने कहा जो इस लड़की का जो है शादी कर देना चाहिए। जो ये नियम कानून, जो ये रूढ़िवाद धारणा है, इसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, मतलब पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया। उसका ताराबाई सिंधिया, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक लिखी थी, ठीक है।
उसके बाद बेगम रुकैया हुसैन है, उन्होंने सुल्तान ड्रीम नामक किताब लिखी। तो ये सब चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 1931 में कराची में भारतीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश जारी किया, स्त्रियों की बराबरी का हक देने पर बल दिया। मतलब 1931 में क्या है, कराची में भारतीय कांग्रेस ने क्या करा, एक नियम बनाया, जिसके बाद क्या कर दिया गया, स्त्रियों को जो है बराबरी का हक दिया गया। जैसे सार्वजनिक रोजगार दिया गया, शक्ति या सम्मान के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें जो है उन्होंने जो है आपका ये जो करा गया था अध्यादेश जारी, उसमें ये सब चीज़ें जो है कहा गया था। उसके बाद 1970 में काफ़ी अहम मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे कि पुलिस हिरासत में, दहेज, हत्या आदि, स्त्रियों को मत डालना, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर सख्ती जो है 1970 में फिर जो है मुद्दे जो है प्रमुख उठाए गए थे। उसके बाद आपका है अक्षमता क्या होता है। क्षमता या विकलांगता, शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए अक्षम कहलाते हैं क्योंकि वे समाज की रीति और सोच के अनुसार ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पर अक्षमता का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि हम लोग जो है अक्षम किन्हें मानते हैं, जो कि समाज में जो है कोई काम धंधा नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया तो उसे हम सब क्या करते हैं, अक्षम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा यहाँ पर ये कहा गया है जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को करने में जब सक्षम नहीं होता है तो उसे वहाँ पर क्या कहा गया, अक्षम कहा गया है। अब मान लीजिए दूसरा काम भी अगर उस व्यक्ति को आता है तो वो वहाँ पर अक्षम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस काम में क्या है, वो उत्तीर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लोगों के दिमाग में ये है कि वो अगर मान लीजिए जैसे कि अंधा है तो उसे क्या है, उसे समाज से दूर रखा जाएगा, उसे जो है समाज में घुलने मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर धारणा जो है समाज में देखने को मिलती है। उसके निर्योग्यता क्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती है तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्या उनकी बाधा या कमजोरी का कारण ही उत्पन्न हुई है, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। तो इसे जो है क्या माना जाता है, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें जो हैं उनको देखा जाता है, अक्षम व्यक्ति को यह माना जाता है कि निरोगता उस निरोग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिलती है अक्षम व्यक्ति में। तो यही था आपका जो चैप्टर था। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जो है इसी प्रकार से हम और भी चैप्टर के जो है वीडियो डालते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।